दोस्तों स्वागत है आपका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान पढ़ने में ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत साध। दोस्तों अभी तक हमने 3 पाठ पढ़ चुके हैं और उन 3 पाठों में हमने भारत का इतिहास देख लिया और उस भारत के इतिहास के बाद अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है विश्व का इतिहास। और ये जो विश्व का इतिहास अपना टॉपिक है, उस टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे मुख्य बिंदु इसके वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण, राष्ट्रवाद क्यों यूरोप में आया। उसका पहला कारण है मध्यम वर्ग का उदय, फिर दूसरा है उदारवादी राष्ट्रवाद, फिर इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति, फिर है 1815 ईस्वी के बाद एक नया रूढ़िवाद, क्रांतिकारी भाषा और लोक कथाओं का योगदान। ये यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण रहे। औद्योगिक क्रांति को पढ़ने से पहले राष्ट्रवाद पढ़ना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है वो अपन आगे देखेंगे। फिर है औद्योगिक क्रांति का अर्थ, ये पॉइंट रहेगा अपना एक अलग। फिर औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही प्रारंभ क्यों हुई, ये भी एक प्रश्न उठता है कि पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति सिर्फ इंग्लैंड से क्यों प्रारंभ हुई। तो इसके कुछ कारण हैं। इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य, लोहे और कोयले की खानें पास पास होना, उपभोग के अनुरूप उत्पादन, अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता, फ्रांसीसी क्रांति एवं युद्ध, पूंजी की उपलब्धता, इंग्लैंड की अनुकूल भौतिक स्थिति, कृषि की क्रांति और वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन, ये कुछ कारण रहे कि जो औद्योगिक क्रांति थी वो इंग्लैंड में ही प्रारंभ क्यों हुई। इसको अपन डिटेल में अलग अलग एक एक करके पढ़ेंगे आगे। अगला पॉइंट पढ़ेंगे अपन औद्योगिक क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों में हुए आविष्कार एवं सुधार। औद्योगिक क्रांति जो हुई तो उससे कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या आविष्कार हुए, क्या क्या सुधार हुए। जैसे कृषि के क्षेत्र में पढ़ेंगे अपन, वस्त्र उद्योग में, लौह उद्योग में, फिर परिवहन के क्षेत्र में, फिर संचार के क्षेत्र में। इसके आगे अपना अगला पॉइंट रहेगा औद्योगिक क्रांति के परिणाम। औद्योगिक क्रांति जो हुई उसके क्या परिणाम निकले, तो इसके परिणाम आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक परिणाम अलग अलग करके डिटेल में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट रहेगा अपना जर्मनी का एकीकरण। और जर्मनी के एकीकरण के जो चरण हैं, किन किन चरणों से वो होकर के पूरा एकीकरण होता है। उसमें है पहला डेनमार्क से युद्ध और गेस्टाइन संधि, दूसरा ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध, और फिर प्राग की संधि, और फिर फ्रैंको प्रशियन युद्ध और फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। और इटली का एकीकरण भी अलग अलग चरणों में पूरा होता है, जिसमें पहला है काबूल का एकीकरण में योगदान, फिर नेपोलियन का सहयोग एवं लोम्बार्डी की प्राप्ति, मध्य इटली का विलय, गैरिबाल्डी और नेपल्स, फिर सिसिली का विलय, और उसके बाद वेनेशिया का विलय, और अंत में रोम का विलय। इस तरह से इटली का एकीकरण पूरा होता है। और ये हमारा जो पाठ है उस पाठ में औद्योगिक क्रांति, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, ये मुख्य रूप से अपन 3 चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद किस तरह से आया और इसके क्या परिणाम निकले। राज्य नेशन स्टेट की यूरोप में पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, और साथ में राष्ट्रवाद भी। ठीक है ना, राष्ट्र या नेशन या स्टेट, ये जो पहली बार अगर कोई काम में लिया गया ये शब्द या उसकी पहली अभिव्यक्ति हुई तो वो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई ना, उसके बाद एक स्टेप कुछ ऐसे हुए जो पूरे विश्व में चेंज करने वाले थे, और साथ में राष्ट्रवाद का भी उदय हुआ, राष्ट्रवाद की भी अभिव्यक्ति हुई। यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण जो यूरोप महाद्वीप है, उस यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रवाद क्यों पनपा। पहला इसका कारण है मध्यम वर्ग का उदय। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और एक होता है मध्यम वर्ग। तो पहले मध्यम वर्ग नहीं होता था, पहले उच्च वर्ग और निम्न वर्ग होता था। तो ये मध्यम वर्ग का जो उदय हुआ उसका ये पहला कारण दिया है अपनी पुस्तक में कि राष्ट्रवाद जो शुरू हुआ या राष्ट्रवाद पनपा, उसका पहला कारण है मध्यम वर्ग का उदय। प्रारंभ में 2 ही वर्ग थे, उच्च और निम्न वर्ग। पश्चिमी और मध्य यूरोप में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई, शहरों का विकास हुआ और वाणिज्यिक वर्गों से एक नया सामाजिक समूह अस्तित्व में आया, और उसी को मध्यम वर्ग कहा गया। पहले क्या था, जब उद्योग धंधे या ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था तो 2 वर्ग हुआ करते थे, एक शासक वर्ग, जमींदार वर्ग, सामंत वर्ग वो, और एक दूसरा मजदूर वर्ग, निम्न वर्ग, मतलब ये 2 वर्ग ही हुआ करते थे। परंतु जैसे ही औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई, शहरों का विकास हुआ, वाणिज्यिक वर्गों से
एक नया सामाजिक समूह या मध्यम वर्ग अस्तित्व में आया। अगला है उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद में यूरोप में राष्ट्रवाद, उदारवाद यानी मर्यादित स्वतंत्रता, बार बार हम इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं उदारवाद। तो उदारवाद का मीनिंग होता है स्वतंत्रता, परंतु वो मर्यादा में रह करके, इसी को उदारवाद कहा जाता है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, उदारवाद और समानता से बढ़ा। जो राष्ट्रवाद था वो, ये जो उदारवाद और समानता, इन दोनों चीज़ों से राष्ट्रवाद बढ़ा और इससे सभी का विकास हुआ। देखिए, मर्यादित स्वतंत्रता का मतलब होता है कि मेरी स्वतंत्रता का भी ध्यान रखूं और सामने वाले की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखूं, तो इसी को उदारवाद। तो उदारवाद जब आया तो उस उदारवाद से और एक समानता से, सभी में समानता, इससे सभी का विकास हुआ। जर्मन भाषी इलाकों का नेपोलियन के द्वारा छोटे छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। ये जो नेपोलियन आया और उस नेपोलियन ने जो काम किया ना, वो उसके इस लेवल पर कुछ और अलग सोच के किया था, पर हुआ कुछ और, लोगों का भला बहुत ज़्यादा हुआ। यह अपन आगे पढ़ेंगे जब क्रांति होती है, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, उसमें इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे अपन। परंतु यहाँ पर इतना समझ लें अपन कि जर्मन भाषा जहाँ चल रही थी, उन इलाकों में नेपोलियन के द्वारा कई छोटे छोटे प्रदेश थे और उन छोटे छोटे प्रदेशों को एक करके एक 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया, जिसकी मुद्रा और नाप तोल प्रणाली समान थी। देखिए दोस्तों, हमारे देश में भी यही हुआ ना, पहले छोटे छोटे राज्य थे, राजा थे, सामंत थे, जागीरदार थे, पर जैसे ही अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों ने एक छत्र शासन किया तो पूरा एक भारत एक हो गया। तो अंग्रेज़ों ने अपने लेवल पर अपना साम्राज्य विस्तार के लिए किया था, परंतु इसका कहीं ना कहीं एक और चीज़ सामने आई और उससे लोग सब जितने भी लोग थे वो एक होने लगे। उन लोगों को लगा कि यार हम सब तो एक ही, हम क्यों अलग अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर नेपोलियन ने जब छोटे छोटे प्रदेशों को एक महासंघ बनाया तो ये भी एक उसका कारण रहा यूरोप में राष्ट्रवाद आने का। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग माल बेचने में व्यापारी को 11 सीमा शुल्क लगती थी। वहीं 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ बना। प्रशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रशा आगे जो अपन एकीकरण पढ़ेंगे उसमें। तो प्रशा की पहल पर शुल्क संघ जो था, टैक्स लेने का संघ था, वो एक जोल्वेराइन के रूप में एक स्थापित हुआ, जिसमें कई सारे मिल करके जो थे, जितने भी अलग अलग सीमा शुल्क थे, वो सब एक हो गया। इस संघ से मुद्रा 2 हो गई, जो पहले 30 से ज़्यादा थी, ठीक है ना, पहले 30 से ज़्यादा थी, अब 2 मुद्रा हो गई। और यह संघ आर्थिक हितों का सहायक बना, जो राष्ट्रवाद भावनाओं को बढ़ाने में मजबूती से आगे आया। क्योंकि जो व्यापारी वर्ग था, जो औद्योगिक जिसमें ये संगठन थे, उन सब के लिए तो ये फ़ायदे की बात थी। जहाँ पहले 11 सीमा शुल्क लगती थी, अब 1 शुल्क हो गया, और मुद्रा जो अलग अलग 30 थी, अब 2 मुद्रा हो गई। तो कहीं ना कहीं ये एक होने में बहुत अच्छा कदम था। अगला यूरोप में राष्ट्रवाद का कारण है इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति। इंग्लैंड की क्रांति से देवीय अधिकार नगण्य हो गया। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत ही गुलाम रहा था, इंग्लैंड के अंदर भी कभी क्रांति हुई थी, और वहाँ पर पहले जो राजा था वो देवीय अधिकार को मानने वाला था, यानी राजा है वो देव है, भगवान है, और बाकी सब कुछ नहीं है। तो वहाँ पर जो इंग्लैंड में जब क्रांति हुई तो वहाँ भी देवीय अधिकार नगण्य हो गया। और फ्रांस की जहाँ क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति से व्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूती मिली। तो इंग्लैंड की क्रांति और फ्रांस की क्रांति भी यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण थे। अगला कारण 1815 ईस्वी के बाद एक नया रूढ़िवाद आया। 1815 ईस्वी, उसके बाद एक नया रूढ़िवाद आया। क्या रूढ़िवाद आया? नेपोलियन को हराने वाले ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया 1815 में वियना में यूरोप का पुनर्निर्माण और पुरातन व्यवस्था की प्रतिष्ठा का एक समझौता लेकर आए। नेपोलियन को जिसने हराया था वो एक नई व्यवस्था को लेकर के आए, परंतु लोगों में जागरूकता आ चुकी थी। एक्चुअल में हुआ क्या कि जब नेपोलियन को हराया तो वो फिर अपना शासन, अपनी व्यवस्था बनाने में लगे हुए थे, ठीक है, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया, परंतु लोग अब एक जागरूक हो चुके थे। अब नेपोलियन, मैंने अभी पहले ही कहा था कि नेपोलियन ने कुछ अपना साम्राज्य विस्तार के लिए लोगों को एक किया, 39 राज्यों का एक संघ, महासंघ बनाया, परंतु यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग एक बात ये हो गई कि वो सब लोग एक हो गए। अब कोई दूसरा अभी आता है तो वहाँ पर ये बात आएगी कि नहीं भाई, हम तो स्वतंत्र हैं और हम पूरे एक हैं, तो ये बात अब नहीं आएगी। तो एक जो नया रूढ़िवाद लाने की बात हुई थी, परंतु अब लोग जागरूक हो गए। अगला कारण रहा राष्ट्रवाद का यूरोप में क्रांतिकारी। 1815 के बाद के वर्षों में दमन और भय से अनेक उदारवादी और राष्ट्रवादी भूमिगत हो गए, परंतु गुप्त रूप से राजतंत्र व्यवस्थाओं का विरोध और प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद के समर्थन में अपना कार्य करते रहे।
ठीक है, बहुत सारा दमन और भय ये सब वातावरण था, राष्ट्रवादी भूमिगत भी हो गए, परंतु गुप्त रूप से प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद के समर्थन में अपना कार्य वो करते रहे। ये यूरोप में राष्ट्रवाद का एक और कारण। अगला है भाषा और लोक कथाओं का योगदान। स्थानीय बोलियों और स्थानीय लोक साहित्य के माध्यम से राष्ट्रवाद का संदेश फैलता रहा, लोगों में जागरूकता, चेतना ये सब आती रही। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के जो कारण थे वो हमने अभी पढ़े। रूस के कब्जे के बाद पुलिस भाषा बलपूर्वक हटा करके रूसी भाषा को लाया गया। ठीक है, रूस के कब्जे के बाद जब वहाँ रूस का हो गया था अपना कब्जा, तो उसने रूसी भाषा को आगे लाया। परंतु 1831 में रूस के विरुद्ध एक विद्रोह हुआ और जो पोलिश भाषा थी, जो मतलब जो पोलैंड के लोग जो बोलते थे, उस पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के रूप में प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। तो रूसी भाषा को तो वहाँ पर हटा दिया, मतलब रूस लाया, उसका साम्राज्य था, उसका शासन था, तो वो रूसी भाषा को वहाँ पर लाया था कि भाई रूसी भाषा ही चलेगी। परंतु वहाँ के लोगों ने अपने देश की जो पोलिश भाषा थी उसका बहुत ज़्यादा समर्थन किया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम रूसी भाषा को नहीं अपनाएंगे। तो ये भी एक तरह का राष्ट्रवाद भी है कि अपनी भाषा का सम्मान करना, अपनी भाषा का मान रखना। दोस्तों, राष्ट्रवाद जब आता है तो उसके बाद फिर आती है औद्योगिक क्रांति, और इसका रीज़न ये है कि जब हमारे में देशभक्ति आती है और उस देश को आगे लाने की बातें आती, तो उसके लिए कुछ ना कुछ नया करना, कुछ ना कुछ कैसे क्या करें कि विकास हो, उन्नति हो, औद्योगिक प्रगति हो, आर्थिक उन्नति तो यही कहीं कुछ कारण रहे औद्योगिक क्रांति के। वो सुना है ना अपने कि जो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, यानी जब कभी भी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो आविष्कार होते ही हैं, और इन्हीं आवश्यकताओं के चलते अलग अलग आविष्कार हुए। जैसे अपन को एक छोटी सी चीज़ जो भी चाहिए, परंतु अगर वो उसके हमारा समय ज़्यादा जा रहा है, हमारी मेहनत ज़्यादा लग रही है, तो उसके हम सोचते हैं कि इसका किस तरह से क्या किया जाए कि हमारा समय भी कम जाए, मेहनत भी कम लगे। तो ये इन वजहों से औद्योगिक क्रांति हुई। चलिए औद्योगिक क्रांति को पढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति उत्पादन प्रणाली में हुए सभी आधारभूत परिवर्तन जिनसे जन संसाधनों को अपने परंपरागत तरीकों को छोड़ करके बड़े उद्योग धंधों में काम करने और यातायात के नवीन साधनों के प्रयोग का मौका मिला। ठीक है, अपने जो परंपरागत तरीके थे उसको छोड़ करके बड़े उद्योग धंधों में काम करने का, फिर यातायात के नवीन साधनों के प्रयोग करने का मौका मिला औद्योगिक क्रांति से। औद्योगिक क्रांति का जो ये शब्द है उसका प्रयोग यूरोपीय विद्वानों में फ्रांस के जॉर्जिस मिशले और जर्मनी का इड्रिक एंजेम के द्वारा किया गया। ये छोटा प्रश्न फिर से बन सकता है कि औद्योगिक क्रांति का ये शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो फ्रांस के जॉर्जिस मिशले ने और जर्मनी के इड्रिक एंजेम के द्वारा किया गया। इतिहासकार C.D. हेजन के अनुसार कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण करना ही औद्योगिक क्रांति है। देखिए, कुटीर उद्योग मतलब छोटे उद्योग, कुटिया के अंदर किए जाने वाले उद्योग कुटीर उद्योग। तो इन कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण करना मतलब उनको और बड़े स्तर पर लाना, वही औद्योगिक क्रांति है, ऐसा C.D. हेजन का कहना है। इतिहासकार G.W. साउथगेट के अनुसार औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि जो उद्योग का प्रणाली थी उसमें बदलाव आया, जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर यानी हाथों के काम करने के स्थान पर शक्ति चालित यंत्रों ने काम लिया गया और औद्योगिक संगठन में परिवर्तन हुआ। औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तन, औद्योगिक क्रांति से क्या क्या परिवर्तन हुए? पहला, हाथों की बजाय शक्ति चालित यंत्रों से काम होने लगा। बिल्कुल सही है, पहले जो काम हाथों से होता था अब मशीनों के द्वारा काम होने लगा। दूसरा है, इस्पात की मांग के कारण इस्पात के कारखाने खोले गए। इस्पात यानी अपने इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टील। तो पहले लोहे की जो मशीनें होती थी या लोहे के कई सारी ऐसी चीज़ें होती थी जिस पे जंग लग जाता था, जो भारी होते थे, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चलते थे। तो अब धीरे धीरे इस्पात की मांग बढ़ने लगी, जो लॉन्ग टाइम भी चलता था, जिसमें जंग भी नहीं लगता था। कृषि में मशीनों के प्रयोग से छोटे खेतों की जगह बड़े बड़े फार्मों में खेती की जाने लगी। पहले खेत छोटे छोटे होते थे, अब मशीनों का उपयोग होने लगा तो उन छोटे खेतों की जगह बड़े बड़े फार्मों में खेती की जाने लगी। पूंजी का उपयोग बढ़ने से बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ। जैसे जैसे लोगों ने पैसा कमाना शुरू किया तो उन पैसों को रखने के लिए बैंकों का भी आगमन हो गया। अब
यातायात के साधनों में परिवर्तन हुआ। पहले जो यातायात के साधन थे, परिवहन के साधन थे, माल ढुलाई के साधन थे, उनमें और औद्योगिक क्रांति के बाद परिवर्तन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए संगठित व्यापार तंत्र का विकसित हुआ। अब धीरे धीरे व्यापार एक जगह पर सीमित नहीं रह करके अलग अलग दूर दूर होने लगे, और दूर दूर होते होते पूरे राष्ट्र में, और राष्ट्र से फिर एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होने लगे औद्योगिक क्रांति से। कम मानव श्रम और अधिक उत्पादन का सिद्धांत अपनाया गया। पहले मानव श्रम अधिक होता था और उत्पादन कम होता था, परंतु औद्योगिक क्रांति से मशीनों के आ जाने से कम समय में और कम मेहनत में ये सब काम होने लगा, यानी कम मानव श्रम में उत्पादन अधिक होने लगा औद्योगिक क्रांति की वजह से। देखिए, औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ और औद्योगिक क्रांति क्या है ये अभी अपन ने देखा, परंतु एक प्रश्न ये उठता है कि जो औद्योगिक क्रांति थी वो यूरोप महाद्वीप के इंग्लैंड में ही प्रारंभ क्यों हुई, और विश्व के बहुत सारे देश थे वहाँ पर प्रारंभ क्यों नहीं हुई। तो उसके जो कारण है वो अपन देख लेते हैं। इंग्लैंड का विस्तृत उपनिवेशिक साम्राज्य, इंग्लैंड का जो मतलब जैसे हमारा भारत भी एक उपनिवेश था, ऐसे ऐसे कई सारे विश्व में कई सारे देश थे वो इंग्लैंड के अंतर्गत आते थे। मतलब इंग्लैंड ने अपने उपनिवेश बना रखे थे, और उपनिवेश में जब उनका वो व्यापार करना होता था तो ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की दृष्टि से वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना दिमाग लगाते मशीनों से किस तरह से इसका उपयोग किया जाए, ये सब चीज़ें। तो इंग्लैंड का जब साम्राज्य विस्तार हुआ या उपनिवेशिक साम्राज्य बहुत बड़ा था, ये सबसे बड़ा कारण है कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति प्रारंभ क्यों हुई। जैसे जैसे जब मतलब काम का विस्तार होता है तो व्यक्ति सोचता रहता है कि कहाँ कैसे क्या किया जाए, ठीक वैसे ही इंग्लैंड में भी ये हुआ। दूसरा कारण रहा लोहे और कोयले की खानें पास पास होना। देखिए, लोहा जो होता है उससे कुछ न कुछ आकार दिया जाता है, और उस आकार देने के लिए कोयला ज़रूरी होता है उसको गर्म करने के लिए। तो वहाँ पर जो इंग्लैंड था वहाँ पर ये चीज़ें उनको ये सरलता से मिल गई कि लोहा और कोयले की खानें पास पास हो गई। तो जहाँ कहीं भी उनको मशीनें बनानी होती थी, फैक्ट्रियाँ लगानी होती थी, तो ये काम बहुत इजी हो गया, सस्ता पड़ गया। जैसे अगर कोई एक लोहे की खान यहाँ पर है और 500,000 किलोमीटर दूर कोई कोयले की खान है, तो उन दोनों को कहीं ना कहीं एक जगह पर लाने ले जाने में जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। परंतु इंग्लैंड के लिए प्लस पॉइंट था कि लोहे और कोयले की खानें पास पास थी। उपभोग के अनुरूप उत्पादन, जैसे जैसे चीज़ों की डिमांड हो रही थी, जैसे जैसे उन वस्तुओं का उपभोग हो रहा था, वैसे उसके अनुसार उत्पादन भी वो लोग बढ़ा रहे थे। फ्रांस का जो निर्यात था वो विलासी वस्तुओं का था। विलासी वस्तुएं जो सभी लोग इस्तेमाल नहीं करते, जो अमीर लोग होते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है वो विलासी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इंग्लैंड का जो व्यापार था वो जो निर्यात करते थे वो ज़रूरतमंद वस्तुओं का था। और ज़रूरतमंद वस्तुएं लगभग सभी लोग खरीदते हैं, मतलब जिसको जो ज़रूरतें होती हैं, जैसे अमीर गरीब को जो जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सब चीज़ें वो सभी लेते हैं, चाहे वो पैसा हो नहीं हो, जो अलग मैटर होता है। परंतु ज़रूरतमंद जो वस्तुएं होती है वो सबके काम की होती हैं, और विलासी वस्तुएं अगर पैसा है ज़्यादा तो ठीक है, वरना किसी काम की नहीं होती। तो फ्रांस और इंग्लैंड का जो व्यापार था उसमें ये अंतर था। तो इंग्लैंड का जो व्यापार था या इंग्लैंड का जो निर्यात था वो ज़रूरतमंद वस्तुओं का था, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर रहे थे। अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता, इंग्लैंड में सामंती व्यवस्था भंग होने से उनको अर्धकुशल कारीगर मिल गए। कुशल कारीगर तो जो पहले से मतलब जो अपना कारीगरी कर रहे थे वो थे, परंतु जैसे ही सामंती व्यवस्था ख़त्म हुई, जैसे वो देवी अधिकार ख़त्म हुए इंग्लैंड में क्रांति से, तो उसके बाद उनको बहुत सारे लोग काम करने के लिए मिल गए, अर्धकुशल कारीगर मिल गए। फ्रांसीसी क्रांति और युद्ध, फ्रांस की जो क्रांति हुई और युद्ध हुए, ये भी एक कारण है कि इंग्लैंड में ही क्रांति क्यों हुई। युद्ध के दिनों में इंग्लैंड को अपने सैनिकों तथा अपने साथी देशों के सैनिकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तरीकों को सुधारने की आवश्यकता हुई। जब युद्ध हुआ था तो उस समय इंग्लैंड को लगा कि अपने जो सैनिक हैं उनके लिए भी कुछ न कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ेगी, और जो उनके साथ देने वाले हैं उनको भी ज़रूरतों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो इससे और उत्पादन में बढ़ोतरी वो लोग लाए। पूंजी की उपलब्धता, उनके पास धन बहुत ज़्यादा था और इस धन को कहीं ना कहीं इन कामों में लगाया, जिससे औद्योगिक क्रांति बहुत ये इंग्लैंड में ही ज़्यादा हुई। अगला कारण है इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड की जो भौगोलिक स्थिति वो उसमें वो चारों तरफ समुद्री सीमा थी। आप अपन देखेंगे नक्शे में
तो उसमें चारों तरफ समुद्री सीमाएं, तो उसको आक्रमण से किसी का डर नहीं था, आक्रमणों से वो सुरक्षित था। और जो समुद्री सीमा थी, पानी थे, तो जहाज़ के द्वारा उसका परिवहन भी आसानी से हो सकता था। तो ये उसका एक प्लस पॉइंट था कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वो व्यापार करने में फिर औद्योगिक क्रांति होनी थी। इंग्लैंड में कृषि क्रांति, जो कृषि खेती में क्रांति थी, वो भी इंग्लैंड में ही हुई थी। तो ये भी एक कारण रहा कि औद्योगिक क्रांति, कृषि की जो चीज़ें होती हैं, वो जो कच्चा माल होता है वो ही काम आता है उद्योगों में। तो जब कृषि क्रांति हुई तो बहुत ज़्यादा खेती के जो उत्पादन था वो मिलने लगा, और ज़्यादा उत्पादन जब खेती का हुआ तो कहीं ना कहीं ये औद्योगिक क्रांति के लिए उसका प्लस पॉइंट रहा। वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन। इंग्लैंड अन्य देशों की अपेक्षा वैज्ञानिकों को राजनीति और मजहबी हस्तक्षेप से मुक्त रखता था। वहाँ के जो वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के, वो राजनीति से और मजहबी हस्तक्षेप से मुक्त हैं, यानी वो अपना काम करते रहते हैं, उनको राजनीति से, धर्म से, मजहब से किसी से कोई लेना देना नहीं। तो ये देश हित में ये बहुत अच्छा काम रहा उनके लिए। और जब वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया ऐसा, तो उन्होंने मतलब वो किसी राजनीति, किसी धर्म, ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हुए अपने देश के विकास में अलग अलग आविष्कार करते रहे। तो ये कुछ कारण रहे अपने कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई। औद्योगिक क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों में हुए आविष्कार एवं सुधार। क्या क्या आविष्कार हुए अलग अलग क्षेत्रों में और क्या क्या सुधार हुए। कृषि के क्षेत्र में आविष्कार और सुधार। सबसे पहले अपन देखते हैं कि खेती के क्षेत्र में क्या आविष्कार हुए और क्या सुधार हुए। जब कारखाना प्रणाली का विस्तार हुआ और शहरों की आबादी बढ़ी, तो अधिक अनाज और कारखानों के लिए अधिक कपास की मांग बढ़ी, और इसलिए कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। धीरे धीरे लोग जब शहरों की ओर जाने लगे, शहरों की आबादी बढ़ी, अधिक अनाज की ज़रूरत पड़ी, कारखानों के लिए अधिक कपास, कच्चे माल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तो किसानों को या दूसरे लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं खेती में हम नई चीज़ें लाएं जिससे हमारा उत्पादन अधिक हो। लोग मुनाफे के लिए खेती में पूंजी लगा रहे थे, ठीक है ना। अब वो पैसा, पूंजी जो थी उनकी, वो खेती में लगा रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा मिले, जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहते थे। इसी कड़ी में सर्वप्रथम यॉर्कशायर के ज़मींदार ने, जेथ्रो ने बीज बोने की मशीन सीड ड्रिल बनाई। ये जो ज़मींदार थे यॉर्कशायर के, जेथ्रो, उन्होंने सीड ड्रिल बनाई, यानी जो बीज बोने के लिए मशीन होती है उसको, ताकि कम समय में, कम मेहनत में ज़्यादा बुआई हो सके। एक अंग्रेज ज़मींदार टाउनसेंड ने फसल चक्र का सिद्धांत दिया। फसल चक्र यानी कि हम एक ज़मीन, मतलब इस ऋतु में ये फसल, फिर अगली ऋतु में दूसरी फसल, फिर तीसरी ऋतु में अलग फसल, इस तरह से ज़मीन का उपजाऊपन बना रहे। इस वजह से उन्होंने, ये जो टाउनसेंड है ज़मींदार, उन्होंने फसल चक्र का सिद्धांत दिया, जिससे अधिक फसल मिलती और भूमि का उपजाऊपन बना रहता। 1770 के आसपास रॉबर्ट बेकवेल ने कृषि के साथ साथ पशुपालन भी लाभदायक बना दिया। अब उन्होंने, रॉबर्ट बेकवेल 1770 में, उन्होंने खेती के साथ ये कहा कि अपन जब खेती कर रहे हैं, घास मिल रही है या पशुओं से खाद मिल रही है, ये सब चीज़ें जब अपन को एक दूसरे का पूरक चीज़ें मिल रही हैं, तो अपन खेती के साथ पशुपालन भी करें। उसने वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति से भेड़ों में काफ़ी सुधार किया, और वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति से, वैज्ञानिक को मतलब ये जो तरीके होते हैं, उन तरीक़ों से प्रजनन करवाना, गायों में, भैंसों में, भेड़ों में, सब जानते हैं। तो ये जो उन्होंने किया, ये रॉबर्ट बेकवेल ने, काफ़ी आगे तक बहुत अच्छा, और आज भी हमारे किसानों के लिए ये लाभदायक है। 1793 में अमेरिकी निवासी रिटन ने अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन, अनाज को भूसे से, अपने जिसको अपन थ्रेशर कहते हैं, अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन, और 1834 में साइरस के एच मैकरकोमिक ने फसल काटने की मशीन का आविष्कार किया। देखिए दोस्तों, इतने लंबे लंबे खेत, बड़े बड़े खेत, और वहाँ पर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की उनकी जो होड़ थी, जिससे इन सब मशीनों का आविष्कार हुआ खेती के क्षेत्र में। अगला है वस्त्र उद्योग में नए आविष्कार। कपड़ा जो मार्केट था उसमें, इंग्लैंड में पहले सूती वस्त्र भारत से आयात किए जाते थे। दोस्तों इस बात को याद रखना कि भारत से कपड़े जाते थे इंग्लैंड में पहले, सूती कपड़े, परंतु बाद में उन्होंने कपास का आयात करना भी शुरू कर दिया और इस क्षेत्र में नए आविष्कार किए। फिर बाद में उन्होंने क्या किया
पहले तो तैयार कपड़े यहाँ से जाते थे इंग्लैंड में, और फिर बाद में यहाँ से कच्चा माल सीधा वहाँ ले जाने लगे, और वहाँ मशीनों में उन्होंने कपड़ा बनाना शुरू किया। तो भारत के कुटीर उद्योग धंधे और भारत के जितने उद्योग धंधे थे वो सब नष्ट होते गए। 1733 में जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल लूम की खोज की गई, जिससे कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना संभव हुआ। पहले कम चौड़ा कपड़ा बनता था, परंतु फ्लाइंग शटल लूम ये जो था उसकी खोज की थी जॉन के ने 1733 में, तो उससे अब चौड़ा कपड़ा बनाना संभव हुआ। जेम्स हरग्रीव्स ने 1765 में कताई की मशीन बनाई। ये जो जब कपड़ा बनाते हैं तो उसमें कताई का एक काम होता है, तो 1765 में जेम्स हरग्रीव्स ने कताई की मशीन बनाई, जिससे एक व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था। धागे की मजबूती के लिए 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया, और धागा मजबूत हो, पहले टूट जाता धागा तो इन कताई में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती, तो उसके लिए फिर एक चीज़ और आविष्कार हुआ वाटर फ्रेम का। रिचर्ड आर्कराइट ने 1769 में इसका आविष्कार किया ताकि धागा मजबूत रहे, टूटे नहीं। 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा बनाई गई म्यूल द्वारा कता हुआ धागा अधिक मजबूत और बढ़िया होता था। अब और 1769 के 10 साल बाद एक और सैमुअल क्रॉम्पटन आए, उन्होंने और ज़्यादा मजबूत धागा रहे, उसके लिए उन्होंने आविष्कार किया। 1787 में एडमंड कार्टराइट द्वारा पावर लूम यानी शक्ति चालित करगे का आविष्कार हुआ। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एक व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था, परंतु अब ये मशीन से करगे, चलने वाले करगे का आविष्कार किया एडम कार्टराइट ने। तो औद्योगिक क्रांति से जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ने लगी वैसे वैसे आविष्कार होने लगे। औद्योगिक क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों में हुए आविष्कार और सुधार अभी अपन ने देखा, जिसमें पहला देखा था हमने कृषि के क्षेत्र में और दूसरा देखा था वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में। अगला है लौह उद्योग में नए तकनीकी परिवर्तन। 1709 में अब्राहम डर्बी द्वारा धमन भट्टी का आविष्कार किया गया, जिसमें सबसे पहले पत्थर के कोयले का कोक का उपयोग हुआ। पत्थर का कोयला जो ज़मीन से निकाला जाता है उसको सबसे पहले इस्तेमाल किया गया 1709 में अब्राहम डर्बी के द्वारा, जिससे लौह अयस्क को पिघलाने और साफ करने का कार्य सरल हो गया। क्योंकि लौह अयस्क को पिघलाना बहुत कठिन काम होता था, बहुत ज़्यादा उसको ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो ये पत्थर का कोयला जो था वो बहुत ज़्यादा काम आया। द्वितीय डर्बी ने ढलवा लोहे से पिटवा लोहा करके लोहे का विकास किया। डलवा, पिटवा, ये जो लोहे के अलग अलग स्टेप होते हैं जिसमें जो गुण होते हैं वो कम ज़्यादा होते हैं, तो द्वितीय डर्बी ने ढलवा लोहे से पिटवा लोहा बना करके लोहे का विकास किया। हेनरी कोर्ट ने आलोडन भट्टी, जिससे फ्रिकले लोहे में अशुद्धियों को दूर किया जाता है, और बेलन मिल, जिससे शुद्ध और अच्छा लोहा बना सकते हैं, उसका आविष्कार किया। हेनरी कोर्ट ने आलोडन भट्टी का आविष्कार किया। लोहे में जंग लगने को दूर करने के लिए इस बात का आविष्कार किया गया। ठीक है ना, इस बात जो अपन जानते ही हैं स्टील, इसमें लोहे के साथ कार्बन, मैंगनीज और अन्य पदार्थों से अब इस्पात बन गया। लोहे के साथ कार्बन और मैंगनीज और कुछ और मिलाते हैं तो ये स्टील बन जाता है इस्पात, जिसमें लोहे के गुण खत्म हो जाते हैं फिर, और वो इस्पात रहता है जिसमें कभी जंग नहीं लगता, जो थोड़ा हल्का भी होता है, चमकदार भी होता है। जो हल्का होता है, मजबूत होता है और जंगरोधी तथा लचकदार होता है। इस्पात बनाने की विधि हेनरी बेसेमर के कारण इस प्रक्रिया को आज भी बेसेमर प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। ये 10वीं के विज्ञान में अगर है या अगले दूसरी 11वीं 12वीं में या 9वीं में हो, बेसेमरीकरण या बेसेमर क्रिया किसको कहते हैं, तो इसका उत्तर वही है। और इसको बनाने वाले, इस विधि को शुरू करने वाले थे हेनरी बेसेमर, इसलिए इनको इस प्रक्रिया को बेसेमर प्रक्रिया कहा जाता है। अगला आविष्कार पढ़ते हैं अपन। संचार के क्षेत्र में नए प्रयोग, परिवहन के क्षेत्र में नए आविष्कार, दो अंतिम टॉपिक रहे अपना। तो पहला है परिवहन के क्षेत्र में नया आविष्कार। स्कॉटलैंड वासी मकाडम ने सड़क में निचले भाग में भारी पत्थरों की परत बन रखी, फिर उसके बाद छोटे पत्थर और उसके बाद मिट्टी बिछा के सड़क निर्माण की नई शुरुआत की। सबसे पहले दोस्तों सड़क जो बनी थी वो स्कॉटलैंड वासी मकाडम के द्वारा बनाई गई, और वो सड़क में उसने क्या किया था, सबसे निचले भाग में भारी पत्थर रखे, उसके ऊपर छोटे पत्थर और उसके ऊपर फिर मिट्टी, ये बिछा करके सड़क निर्माण की नई शुरुआत की। और आजकल हम जानते ही हैं कि अब सड़कें कहाँ से हमारी जो बन रही हैं वो
किस तरह से बन रही। पर पहली शुरुआत ऐसे हुई थी। परिवहन सस्ता और सुगम बनाने के लिए सड़क नहरों का निर्माण हुआ। जो नहरें बनाई गई, हमको पता है स्वेज नहर, पनामा नहर, ऐसी कई सारी नहरें, बड़ी बड़ी नहरें बाद में बनी। और ये इसका रीज़न एक ही था कि उन लोगों ने सोचा कि इतना लंबा रास्ता तय करना और उससे कहीं अपन अगर नहरें बना दें तो इससे फ़ायदा होगा कि परिवहन सस्ता हो जाएगा। इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली कैनाल 1761 में जेम्स ब्रिदली के द्वारा बनवाई गई। 1761 में उन्होंने पहली वर्सली कैनाल 1761 में बनाई जेम्स ब्रिदली के द्वारा। इंग्लैंड में 1788 से 1796 का समय नहरोन्माद के नाम से जाना गया, और क्योंकि इस समय में 1788 से 1796 में कई नहरें बनी। 1869 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनांड द लेस्पेथ ने स्वेज नहर बनाई, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है। ये जो 1869 में स्वेज नहर बनी वो भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है, फर्डिनांड द लेस्पेथ के द्वारा बनाई। अमेरिकी रॉबर्ट फुल्टन 1807 में प्रथम वाष्पचालित नौका बनाई, भाप से चलने वाली नाव बनाई, जो सबसे पहले हडसन नदी में चली। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस ने भाप इंजन रॉकेट का आविष्कार किया, भाप इंजन स्टीफेंस। और 1830 में प्रथम रेलगाड़ी मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में चली। सबसे पहले 1830 में रेलगाड़ी मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में चली। अगला है संचार के क्षेत्र में नए प्रयोग। संचार जिसको हम जानते ही हैं, आजकल हमारे जो टीवी, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, ये जितने भी चीज़ें हैं वो संचार के में अंतर्गत आती हैं। पर संचार में सबसे पहले 1844 में सैमुअल मॉर्स ने तार का आविष्कार किया था। शायद आप लोगों ने तार देखा भी नहीं होगा, अभी जो पढ़ रहे हैं या उन्होंने, तो उस समय ये तार, सबसे पहले तार का आविष्कार हुआ, सैमुअल मॉर्स ने 1844 में किया। और 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। ग्राहम बेल के टेलीफोन के बाद धीरे धीरे आजकल हम सब जानते हैं कि हम कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। परंतु यहाँ पर कुछ बातें हमें सोचने को मजबूर कर देती हैं कि जब ये लोग इतने आविष्कार कर रहे थे 1761, 88, 1800, ठीक है ना, तब हम लोग कहाँ थे और हम लोग क्या कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये सोचने की बात है। अभी हमने थोड़ी इस पाठ के पहले ही भारत के इतिहास संबंधी 3 पाठ पढ़े, तो उन 3 पाठों में भी हमने देखा काफ़ी कुछ, और हम आज भी वर्तमान स्थिति में भी हम देख रहे हैं कि हम मतलब ये जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों में हम कहाँ हैं और विश्व कहाँ है, ये बातें ज़रूर सोचना। इस औद्योगिक क्रांति के टॉपिक में औद्योगिक क्रांति के परिणाम, क्या क्या परिणाम निकले। सबसे पहला है आर्थिक परिणाम। उत्पादन और वाणिज्य में असंतुलित वृद्धि होने से आर्थिक संतुलन बिगड़ा, ठीक है ना। उत्पादन और वाणिज्य में असंतुलित, बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा। साथ ही औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ, बहुत ज़्यादा। ये जो औद्योगिक पूंजीवाद, अभी आजकल समाजवाद ने, मार्क्सवाद ने, ये जितनी भी चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले जब ये हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, तो उससे औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ। राजनीतिक परिणाम, मध्यम वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ी और औपनिवेशिक स्पर्धा की शुरुआत हो गई, ठीक है ना। अब धीरे धीरे रुपया पैसा तो आ गया लोगों के पास, अब वो राजनीतिक रूप में आगे आना चाह रहे थे, तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ी, औपनिवेशिक स्पर्धा, कंपटीशन शुरू हो गया। श्रमिक संगठन के आंदोलन भी शुरू हो गए। अब धीरे धीरे मजदूर वर्ग भी एक आया और मजदूर वर्ग के संगठन, आंदोलन, हड़तालें, ये सब शुरू होने लग गई। अगला है सामाजिक परिणाम। नैतिक मूल्यों में गिरावट आई, क्योंकि अब लोग पहले पैसे के पीछे नहीं भाग रहे थे, अभी मतलब औद्योगिक क्रांति के बाद ये सब पैसे के पीछे भागने लगे। नैतिकता धीरे धीरे ख़त्म होती गई। संयुक्त परिवार प्रथा समाप्ति की ओर जाने लगी और नई संस्कृति का जन्म होने लगा, क्योंकि पहले सब लोग शामिल रहते थे, अब धीरे धीरे शहरीकरण को बढ़ावा मिला, लोग अलग अलग होने लगे, सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होने लगी, तो नई संस्कृति का जन्म हुआ। मानवीय संबंधों में गिरावट आई, और मानवीय संबंधों में जब गिरावट आई तो एक माइनस पॉइंट ये रहा कि शहरों में गंदी बस्तियों की समस्याएं भी बढ़ी, क्योंकि लोग पैसा कमाने के लिए जब शहरों की तरफ जाने लगे तो वहाँ पर पैसा कमाने में और इतनी सब जितनी भी आवश्यकता होती है शहरों में वो सब पूरी नहीं कर पाए, तो धीरे धीरे गंदी बस्तियों का बहुत ज़्यादा गंदी बस्तियां बनी। जैसे इसका एक उदाहरण है हमारे मुंबई में जो धारावी की बस्तियां हैं।
अगला औद्योगिक क्रांति का परिणाम है वैचारिक परिणाम। आर्थिक उदारवाद का स्वागत हुआ और समाजवाद का उदय हुआ। पहले औद्योगिक पूंजीवाद और धीरे धीरे फिर लोगों ने विचारा, सोचा, बौद्धिक जन आगे आए तो धीरे धीरे फिर आर्थिक उदारवाद आया। उदारवाद हमने पहले ही पढ़ा था, उसको अगर याद नहीं रहा हो तो उसको ज़रूर वापस देखना, अभी मैं वापस नहीं कहूँगा। और समाजवाद का उदय हुआ, ठीक है ना। तो ये जो अपन ने पढ़ा औद्योगिक क्रांति, उस औद्योगिक क्रांति के ये परिणाम निकले, आर्थिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम, सामाजिक परिणाम और वैचारिक परिणाम। आर्थिक उदारवाद जिसमें स्वतंत्रता को कहा जाता है, बता ही देते हैं चलो आपको। चलिए आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत साध में आज हम औद्योगिक क्रांति के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे जर्मनी और इटली का एकीकरण। दोस्तों कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।